नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, अगस्त हो या फिर कोई और महीना हो, सभी महीनों की मंथली करंट अफेयर आती है और बहुत ही शानदार तरीके से लाया जाता है। और इसको दो पार्ट में मैं लाता हूँ जिससे आपका समय बच सके और ज्यादा से ज्यादा रिविजन कर सको कम समय में। तो देखो, इसके लिए 15-15 दिनों का लाया जाता है और ये पार्ट वन है। पार्ट टू अब 15 दिनों के बाद आएगा। पार्ट वन में हम लोग 1 से 15 तारीख को कवर अप करेंगे और इसके बाद हम लोग 16 तारीख से 31 तारीख को कवर करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आर्टिकल्स भी मैं दूंगा आपको रेफरेंस के लिए, जिससे आपको भरोसा रहे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्लेलिस्ट में बाकी महीनों की आपको करंट अफेयर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। हाल ही में कहां पर 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया? तो ये खोजा गया है अंगोला में। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, लुलू रोज इसका नाम रखा गया है, लुलू रोज। ठीक है, वैसे यूपी में लुलू मॉल भी फेमस था, वो लुलू था, ये लुलू रोज है। तो रेयर पिंक डायमंड मिला है, लाइकली द लार्जेस्ट इन 300 साल में, पिछले 300 सालों में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ये पिंक डायमंड है। ठीक है, लुकोपा डायमंड कंपनी के द्वारा इसे खोजा गया है। तो 170 कैरेट का ही है और पिछले 300 वर्षों में सबसे ज्यादा पुराना है। क्लियर है? इसको नाम लुलू रोज दिया गया है, नाम भी याद रखेंगे आप। अगला अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता? तो भारत के लिए पहला गोल्ड जीता दोस्तों मीराबाई चानू ने, सखारोम मीराबाई चानू। यहां पर आप इमेज देख पाएंगे, आर्टिकल भी देख पाएंगे द हिंदू का। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये आयोजित दोस्तों इसी महीने हुआ था और मतलब कि आयोजन तो शुरू हो गया था 23 जुलाई से और चला ये 8 अगस्त तक। तो फिलहाल मीराबाई चानू जो है, इन्होंने पहला गोल्ड जीत लिया है इंडिया के लिए। और पूरा का पूरा कॉमनवेल्थ गेम जब संपन्न हुआ तो उसमें भारत को टोटल मिले कितने गोल्ड? टोटल मिले 22 गोल्ड। कितने? 22 गोल्ड। और टोटल मेडल कितने मिले? 61। इस पर मैंने वीडियो आपको दी हुई है, उसको जरूर दिखेगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन तो बनना ही है। 4 साल में भाई एक बार हो रहा है टूर्नामेंट, तो क्वेश्चन तो बनता है। तो कॉमनवेल्थ गेम के लिए यहाँ पर मैं आपको कार्ड छोड़े जा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डलवा दूंगा। फिलहाल कुछ चीजें हैं जो जान लेते हैं, जैसे इन्होंने पहला गोल्ड जीता है भारत के लिए। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, जब ये गई हुई थी दोस्तों ओलंपिक में ना, तो भारत को पहला मेडल इन्होंने ही दिलाया था। तब उन्होंने हालांकि सिल्वर मेडल जीता था। मणिपुर से आती हैं मीराबाई चानू। इन्होंने 201 किलोग्राम का टोटल वजन उठाया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन्होंने 109 किलोग्राम का भार पहले राउंड में क्लीन एंड जर्क में उठाया। ओके, तो ये चीजें थी मीराबाई चानू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ओलंपिक में सिल्वर और यहाँ पर गोल्ड जीती हैं। ओके, अगला पीएम मोदी ने कहां पर भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया? तो पीएम मोदी ने दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में इसे लॉन्च किया है। पीएम मोदी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया है इन्होंने। अच्छा, गुजरात में, यहाँ पर आप आर्टिकल में भी देख पाओगे पीएम मोदी। एक्सचेंज मतलब समझो आप, एक्सचेंज मतलब होता है कि खरीद बिक्री करना। जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज देखते हो, स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि खरीदी बिक्री करती हो, ऐसे ही यहाँ पर फिजिकली गोल्ड और सिल्वर की खरीद बिक्री हो सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना करी गई है और ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर में गुजरात में की गई है। ओके, आगे हाल ही में कहां पर मिंजर मेला आयोजित हुआ? अभी देखिए, ये ग्रुप डी के एग्जाम में अभी पूछ लिया गया था। अभी ग्रुप डी एग्जाम जो चल रहा है ना, इसमें पूछ लिया गया था और डेली करंट अफेयर में मैं आपको कवर तो कराया ही हुआ हूँ। तो मिंजर मेला दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, बहुत ही फेमस होता है। और मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध मेला होता है। ठीक है, चंबा के ऐतिहासिक चौगान में ये लगता है। सावन के दूसरे रविवार से शुरू होकर के सप्ताह भर चलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मक्की की बलियां जो होती है ना, उसी को मिंजर कहा जाता है और उसी के नाम पर मिंजर मेला ये हुआ। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक का जन्माष्टमी के अवसर पर स्विंग इनटू प्रिपरेशन सेल चल रहा है और इसके तहत ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो है वो 499 की जगह पे 400 रुपए में दिया जा रहा है। आप इसको ले सकते हैं। 590 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 45,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, आप बिल्कुल इन सबका एक्सेस कर सकते हैं। ये डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड में एंटर करना होगा MGT। आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और अभी इसको परचेज कीजिए और साल भर का पूरा आप ये फायदा उठाइए इस टेक्स्ट बुक पास का। 1 टेक्स्ट बुक पास, एक्सेस फॉर ऑल एग्जाम। आगे देखते हैं, एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी?
तो एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं सावित्री जिंदल। अच्छा, इस मामले में ना इंडिया बहुत आगे चल रहा है। अभी देखिए एशिया में अगर सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो टॉप 2 पर भारतीय ही हैं। फर्स्ट पर गौतम अडानी, सेकंड पर मुकेश अंबानी है। और अब तो देखिए महिलाओं में भी सबसे अमीर महिला बनकर आ गई हैं एशिया में, भारतीय ही हैं ये भी, सावित्री जिंदल। ये ओपी जिंदल ग्रुप की हैं दोस्तों, चेयरपर्सन है ओपी जिंदल ग्रुप की, ठीक है। ओपी जिंदल एक्चुअली में उनकी डेथ हो गई थी, उनके बाद ये कार्यभार संभालना शुरू करी और काफी अच्छे से ये मैनेज भी कर ले गई। ओपी जिंदल की ये वाइफ है सावित्री जिंदल। तो सावित्री जिंदल जो है ये एशिया के रिचेस्ट वीमेन बन गई हैं। ऑफ कोर्स ये सेल्फ मेड बिलियनियर नहीं है, इसके लिए एक अलग से अभी आई थी रिपोर्ट जिसमें फाल्गुनी नायर जो है वो सबसे अमीर महिला बनी थी, फाल्गुनी नायर। और अभी एक और रिपोर्ट आई थी महिलाओं को लेकर के, ये तो देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सावित्री जिंदल को जिन्होंने बताया है। एक और रिपोर्ट आई थी, अगर आपसे पूछा जाए हुरून लीडिंग वेल्थ विमेन लिस्ट, इसको कोटक प्राइवेट बैंकिंग के साथ मिलकर के लॉन्च किया गया था। इसमें भारत की सबसे धनी महिला कौन है, तो वो है रोशनी नादर मल्होत्रा। मतलब भारत की हैं ये, और वो तो भारत के साथ साथ एशिया की भी सबसे अमीर हैं, ठीक है ना। तो रिपोर्ट की रैंकिंग दूसरी, मतलब दूसरे सोर्स से रिपोर्ट जो है जारी करी गई है, इसलिए अलग अलग नाम आपको देखने को मिल रहा है। K2 पर फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी वसीफा नाजरीन बनी है। देखिए महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो चर्चित महिलाओं को भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं दोस्तों, और आपको पता है कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। एलिना रिबाकिना ये विंबलडन ओपन 2022 की महिला एकल का खिताब जीत ली है। और आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बन गई हैं गीता गोपीनाथ। ये आईएमएफ की दूसरी सर्वोच्च अधिकारी हैं, पहले ये मुख्य अर्थशास्त्री हुआ करती थी। आगे, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग या कहें कि प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया। यहाँ पर प्रेसिडेंट कलर्स ही होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चलिए हिंदी में हो गया है। तो राष्ट्रपति के रंग या कहें कि प्रेसिडेंट कलर्स से किस पुलिस को सम्मानित किया गया इस बार दोस्तों याद रखना है आपको, तमिलनाडु को सम्मानित किया गया है। पिछली बार असम को सम्मानित किया गया था। पिछली बार किसको सम्मानित किया गया था, असम को, ठीक है। तो पिछला वाला अगर पूछा जाए तब भी आप बता देंगे, तमिलनाडु को इस बार सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट द प्रेसिडेंट्स कलर टू तमिलनाडु पुलिस। ओके, तो अच्छा, ये सम्मान पाने वाला दक्षिण भारत का ये पहला पुलिस बल है। तमिलनाडु जो है ये पुलिस बलों को ही दिया जाता है। तमिलनाडु से संबंधित करंट अफेयर की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना अभी शुरू किया गया है वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा। अच्छा, वहां के मुख्यमंत्री की आत्मकथा क्या है, आत्मकथा क्या है वहां के मुख्यमंत्री की, उंगलिल ओरुवन। क्या है, उंगलिल ओरुवन, ओरुवन, ठीक है ना, उंगलिल ओरुवन। एम के स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं, एम के स्टालिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आत्मकथा पूछी जाएगी। स्मार्ट सिटी एंड फंड के उपयोग में तमिलनाडु राज्य कहां पर है, तो ये टॉप पर है। तमिलनाडु सरकार ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए आईआईसी-जीएस वेंचर्स समझौता किया है। अगला, भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2022 आयोजित हुआ। ये कहां पर हुआ, ये दोस्तों हुआ हरियाणा में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इंडिया वियतनाम किक स्टार्ट थर्ड एडिशन ऑफ आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। तो तीसरा ये एडिशन था भारत और वियतनाम के बीच में, हरियाणा में ये 1 अगस्त से 20 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है। आगे, दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, यानी दिल्ली पुलिस नए कमिश्नर कौन बने हैं, वो बन गए हैं संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जी आए हैं राकेश अस्थाना के बाद। तो संजय अरोड़ा यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, अपॉइंटेड एज न्यू पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ठीक है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ये डीजी भी रह चुके हैं, अभी तक आईटीबीपी के महानिदेशक थे, अब यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं। अगला, पश्चिम बंगाल में नए जिले कितने बनाने की घोषणा हुई है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। ममता बनर्जी जी ने इसे अनाउंस किया, जो कि वहां की सीएम है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, वेस्ट बंगाल टू गेट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट, टोटल न्यू 30। अब टोटल हो जाएंगे यहाँ पर जिलों की संख्या 30, ठीक है। 23 जिले थे। ये 7 जिले कौन कौन है, सुंदरबन, इच्छेमती, राणाघाट, विष्णुपुर, जांगीपुर, बेहरामपुर और बसीर घाट, ठीक है। अगला, हाल ही में कारगिल सेक्टर के द्रास में .5140 को क्या नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया है दोस्तों गन हिल। क्या नाम दिया गया है, गन हिल। कारण क्या है, कारण है दोस्तों गन हिल पर भी हम लोगों ने दोबारा से कब्जा पाया था कारगिल वार के बाद, ठीक है। तो यानी .5140 को द्रास सेक्टर में जब कारगिल वार हुआ था ना, तो कारगिल वार में 3 चोटियों पर आपको पता होगा पाकिस्तानी जो है सेना छुप करके 3 चोटियों पर कब्जा जमा ली थी, और वहां पर हम लोगों ने अपनी 3 चोटियों को दोबारा से वापस पाया था। तो 5140 था और कारगिल था, ठीक है, द्रास था, ये चोटियां थी। अगला, तो यहाँ पर 5140 पर जो है 1999 के कारगिल विजय में लड़ाई में जीत दोबारा से पाया गया था, इसका नाम अब गन हिल कर दिया गया है।
अच्छा, 1999 में जो कारगिल का वार हुआ था उसमें भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया था। ये पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू किया? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सर्विस शुरू किया है। अच्छा दोस्तों, आप लोग को एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज भी दी जाती है, तो क्विज जरूर सॉल्व कर लिया करोगे, क्योंकि क्विज सॉल्व करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, वीडियो देखे अब क्विज सॉल्व किए तो हमारा कितना सही हो रहा है, यानी कि आपको कितना याद हुआ। तो क्विज जरूर सॉल्व किया करो, एमजेटी ऐप पर ये क्विज आपको मिल जाएगी और वहीं पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई दी जाएगी, तो पीडीएफ से रिवीजन जरूरी है। और पीडीएफ वैसे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दिया ही जाता है। फिलहाल केरल देखिए, यहाँ पर केरला सवारी जो है इस नाम से स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अल्टरनेटिव प्राइवेट ऑनलाइन ऑटो टैक्सी सर्विस इन अगस्त में लॉन्च करेगा केरल सवारी नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि सस्ती दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और विवाद मुक्त यात्रा पाने के लिए ये ऑनलाइन ई सरकारी टैक्सी सेवा होगी। केरल संबंधित क्वेश्चंस की बात करेंगे तो विधानसभा में बैठकों के मामले में टॉप पर रहा केरल। अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बना केरल। भारत के अहमदाबाद और केरल दो को दोस्तों टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया। चेन कुरंजी अभियान चलाया है केरल के वन विभाग ने और केरल में ही मंकी पॉक्स का पहला केस देखने को मिला। अगला, किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू करी? तो ये भी दोस्तों केरल राज्य सरकार ने ही शुरू की है, आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना। ठीक है, द प्रिंट का आर्टिकल है, केरला सीएम लॉन्चेस एग एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनबाड़ी चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये 44 सप्ताह के लिए होगा, 10 महीनों के लिए। सप्ताह में 2 दिन 125 मिलीलीटर दूध और 2 बार एक एक अंडा दिया जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल में यानी कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार लॉन बॉल्स में गोल्ड जीता? तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम में ये लॉन बॉल्स में ना बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल हुई इंडिया को, क्योंकि इंडिया में इसके बारे में कोई उतना जानता भी नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि लॉन बॉल्स में इंडिया ने गोल्ड जीत लिया। और किसको हरा करके जीता? इंडिया ने हराया है दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को हरा करके जीत लिया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया का जो पहला मेडल है ये इस खेल में आज तक का पहला मेडल है और पहले मेडल में ही गोल्ड जीत लिया है। ठीक है, तो 4 लोगों की जोड़ी थी और ये 4 लेडीज आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, इन्होंने जीता हुआ था। क्या क्या नाम था इनका? लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोनी सौकिया और रूपा रानी तिर्की। इन चारों की जोड़ी ने, चौकड़ी ने तो जीत लिया है साउथ अफ्रीका को हरा करके। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है लॉन बॉल्स, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, और आप देखे भी होंगे इसको आई थिंक। तो इस गोले में लाना होता है और जहां पर लाना होता है, मतलब जितनी रेंज मिलाएं उसी हिसाब से पॉइंट्स मिलता है। जैसे यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर 9 पॉइंट मिलेंगे, 10 और 8 पॉइंट मिलेंगे, 7, इसी तरीके जैसे निशानेबाजी होती है ना पॉइंट्स वाला, वैसे पॉइंट वितरण यहाँ भी होता है, बस इनको बॉल वहां पर फेंकना होता है। चलिए अगला, सीवीसी कौन नियुक्त किए गए, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए? तो वो दोस्तों सुरेश एन पटेल बना दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा जरूर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? सुरेश एन पटेल। ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने। 24 जून 2021 को सीवीसी के रूप में अपना कार्यकाल अभी पूरा किए संजय कोठारी, अब उनकी जगह पर आ गए सीवीसी। अच्छा, किसकी जगह पर कौन आ रहा है ये भी आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हुई हैं जो इस महीने में, अभी आगे भी ये पेज ऐसा आएगा तो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। अभी हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, कृषि अवसंरचना कोष के मामले में। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड का यूज आंध्र प्रदेश ने किया है। ठीक है, और राज्य सरकार जो है किसानों के राजस्व को 3 गुना करने के लक्ष्य से ये व्यापक जो है यूज की है। अगला, सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने चिप्स बिल पास किया? ये इंपॉर्टेंट है, चिप्स बिल। चिप्स बिल दोस्तों यानी कि चिप्स विधेयक कौन लाया? अमेरिका लाया है अभी हाल ही में, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। आप देख रहे हो ताइवान और चाइना की टेंशन चल रही है और लगभग डर बिल्कुल व्याप्त है अमेरिका के अंदर भी कि चाइना जो है आज नहीं तो कल कब्जा कर ही लेगा ताइवान पर। जब कब्जा कर लेगा तो ताइवान में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन होता है, तो सेमीकंडक्टर की बिक्री इसकी हो जाएगी बंद, यानी कि मतलब चाइना के अधीन हो जाएगी तो अमेरिका को मिलना बंद हो जाएगा। तो अमेरिका को जब मिलना बंद हो जाएगा उसके लिए ही यहाँ पर अपने देश में पहले से प्रिपरेशन करने के लिए सेमीकंडक्टर बिल लाए, चिप्स बिल लाए हुए हैं, जिसके तहत सेमीकंडक्टर उत्पादन को ये लोग बढ़ावा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे आप यूएस कांग्रेस वहां की संसद का नाम है। ठीक है, नॉट टू चिप्स एक्ट टू बूस्ट सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है,
प्योर बिलियंस इन फाइट अगेंस्ट चाइना, चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर बिलियंस खर्च कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि जानते हैं अगर सेमीकंडक्टर नहीं मिलेगा तो फिर समझ लो कि ना एप्पल चलेगी ना गूगल, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां वहाँ की इस पर डिपेंडेंट हैं। चिप्स का मतलब क्या है? क्रिएटिंग हेल्पफुल इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, चिप्स का फुल फॉर्म भी हो सकता है पूछा जाए। आगे देखते हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, देखिए साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ और ये सारी पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। पीडीएफ के लिए आप एमजीटी ऐप डाउनलोड कर लें, वहीं पर पीडीएफ और क्विज मिल जाएगी, ठीक है। सेमीकंडक्टर उत्पादन बढ़ाव के लिए चिप्स बिल अमेरिका ने लॉन्च किया। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। तमिलनाडु सरकार ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए आईजीएसएस वेंचर के साथ समझौता किया। क्लियर? आगे, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो पीएमओ ऑफिस में दोस्तों डायरेक्टर के पद पर अभी नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह को। यहां पर आप देख पाएंगे आर्टिकल इसके रिगार्डिंग, और श्वेता सिंह को भी देख पाएंगे। सेंटर अपॉइंट्स आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं श्वेता सिंह, और डायरेक्टर होंगी अब पीएम ऑफिस में। ओके, तो 2008 बैच की ये आईएफएस अधिकारी हैं, 3 साल के लिए इनको मंजूरी दी गई है। पीएमओ ऑफिस के बारे में बात करेंगे तो 1977 तक इसे दोस्तों प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। आगे चल करके मोरारजी देसाई जी के टाइम पर इसका नाम बदला गया, पीएम ऑफिस यानी कि पीएमओ कहा जाने लगा, ठीक है। प्रमोद कुमार मिश्रा जी वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं, 1947 में से बनाया गया था। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किया? इसका शुभारंभ किया है दोस्तों असम के मुख्यमंत्री ने। असम के मुख्यमंत्री ने, यहाँ पर आप देख पाओगे भूमिपुत्र जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया है, ठीक है। तो भूमिपुत्र पोर्टल से होगा क्या, यहाँ पर छात्रों को डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक डिजिटल तरीका बताया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में असम में लॉन्च किया गया है वहाँ के सीएम के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसमें टिक नहीं लगाया हूँ, टिक लगा दे रहा हूँ आंसर पर, असम के सीएम के द्वारा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया किस नाम से अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया दानुरी नाम से अपना पहला चंद्र मिशन यानी मून मिशन लॉन्च करने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपसे कि यूएई का क्या है मून मिशन, तो आप बताएंगे होप। क्या? होप। अगर पूछा जाए चाइना का क्या है तो आप बताएंगे तियानवेन फर्स्ट, तियानवेन फर्स्ट। आपको पूछा जाए इंडिया का क्या है तो इंडिया ने मंगलयान लॉन्च किया था। क्या? मंगलयान प्रथम लॉन्च किया था। आपसे अगर पूछा जाए चाइना नासा का क्या है, अमेरिका का क्या है, नासा तो बहुत बार लॉन्च कर चुका है। फिलहाल नासा का जो चंद्र मिशन है जो अभी आया है चर्चे में, जो अभी लॉन्च हुआ था 2021 में, उसका नाम था परसेवरेंस, परसेवरेंस, ठीक है ना। चलिए अगला, यहाँ पर देख लीजिए स्पेस एक्स लॉन्च करेगा इसका, साउथ कोरिया का ये होगा पहला मून मिशन होगा, ओके। और बाकी डिटेल्स यहाँ पर रखा गया है, और आपको फाल्कन 9 पता ही है, स्पेस एक्स का रॉकेट है, वही वाला रॉकेट है जो एक बार जाता है छोड़ के आता है वापस से फिर से यूज हो जाता है, ठीक है ना, समझा करो। आगे चाइना जो है ये अपना स्पेस स्टेशन बना ही रहा है। इसके स्पेस स्टेशन का क्या नाम है? तियांगोंग, तियांगोंग, तियांगोंग। बड़ी मुश्किल लगती है हमको इन लोग का नाम याद करने में, आप लोग भी याद कर लो। तियानवेन फर्स्ट जो है ये मंगल मिशन है, हाँ तियानवेन प्रथम जो है ये मंगल मिशन है इसका, और तियांगोंग जो है ये इसका स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है। और जो पूछा जाता है लॉन्ग मार्च जो है ये इसका रॉकेट है चाइना का, ठीक है ना। चलिए स्पेस ऑन व्हील इसरो ने लॉन्च किया था, इसरो त्रिपुरा में। यूके ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश बनाया जाएगा, बहुत बार मैंने बताया हुआ है, और अभी एग्जाम में भी अब पूछा जा रहा है ग्रुप डी में। तो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है ना। और ये बनाया जा रहा है अभी नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओमकारेश्वर धाम के पास में, ठीक है, ओमकारेश्वर डैम के पास में, बांध के पास में, ओके। दुनिया भर में अगर बात किया जाए केवल 10 ही हैं, उन 10 में एक मध्य प्रदेश में है। 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें खर्च किया जाएगा, 600 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा की जाएगी। अभी भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में ये चालू हुआ था अभी तक जो है, लेकिन ये वाला बनेगा उससे भी बड़ा, ठीक है। अगला, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू करी? पंचामृत योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू करी हुई है। यूपी गवर्नमेंट प्लान टू डबल फार्मर्स इनकम अंडर पंचामृत योजना। इसके तहत उद्देश्य है कि फार्मर्स का जो इनकम है वो डबल किया जाए। तो इसके तहत होगा क्या? गन्ने का उत्पादन को लागत कम किया जाएगा, उत्पादकता और भूमि की उर्वरता को बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों की आय दोगुनी की जा सके,
ठीक है। और जो ऐसा पंचामृत योजना के तहत ऐसा करेंगे उन किसानों को उत्तम गन्ना किसान पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश या फिर और भी जो राज्य हैं उनकी कुछ योजनाएं हैं, रिवाइज कर लीजिए। हरियाणा ने दोस्तों अभी हाल ही में चिराग योजना शुरू करी। केरल ने अंडर दूध योजना बताया मैंने। पीएम मोदी ने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना लॉन्च करी। तमिलनाडु ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू करी। असम ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू करी और नमस्ते योजना शुरू करी गई है केंद्र सरकार के द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए। वहीं यूके ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से संबंध रखने वाले पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों ये फिल्म एक्टर थे पुनीत राजकुमार, जिनका कुछ दिन पहले कार्डियक अटैक आने की वजह से निधन हो गया था। तो कर्नाटक रत्न से इन्हें सम्मानित किया जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। पुनीत राजकुमार चेहरा आप देख करके पहचान रहे होंगे, एक्टर थे ये, ठीक है, कन्नड़ एक्टर थे। तो इनको चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाएगा ये सम्मान, कर्नाटक रत्न। ये कर्नाटक रत्न पाने वाले 10वें प्राप्तकर्ता होंगे। आखिरी बार 2009 में दिया गया था और डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को लास्ट वाला मिला था और अभी इनको मिल रहा है पुनीत राजकुमार को। ठीक है। अगला, अच्छा कुछ और पुरस्कार दिए हैं, क्विकली रिवीजन करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जेफरी आर्मस्ट्रांग जो है डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार मिला है। प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार मिला है। केपी कुमारन को जेसी डेनियल मिला है, केरल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मलयालम भाषा में फिल्म निर्माता हैं केपी कुमारन, इनको मिला है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर सूर्या और अजय देवगन को चुना गया है। अशोक सूता CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार पाए और नारायण कुमार को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कमल हासन को भी अब गोल्डन वीजा मिल गया है। गोल्डन वीजा UAE का पाने वाले पहले थे संजय दत्त। अगला, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बन गए हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी इससे पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, अब 14वें वाइस प्रेसिडेंट होंगे भारत के। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे इनको, और ये काफी ज्यादा चर्चे में रहा करते थे। पश्चिम बंगाल के दोस्तों ये गवर्नर थे और अब होंगे 14th वाइस प्रेसिडेंट। किसकी जगह पर आए हुए हैं? एम वेंकैया नायडू जी की जगह पर। ठीक है। NDA पार्टी के उम्मीदवार थे और विपक्ष में मार्गरेट अलवा जो हैं ये UPA पार्टी से खड़ी हुई थी, तो विपक्ष का नाम भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो ये राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये राज्यसभा का सभापति हो जाता है, जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो भी। ठीक है। और जगदीप धनखड़ जी के बारे में बात करें तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं, राज्य आपसे पूछा जाएगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। राजस्थान के झुंझुनू में 1989 में पहली बार सांसद बने थे। ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर वकील भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का फैसला लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने घोषणा करी है कि वो प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित कराएगा। ठीक है। हर एक जिले में, उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13, तो सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत भाषी गांव होगा, वहां पर पूरी की पूरी तरीके से संस्कृत भाषा यूज करी जाएगी। ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये घोषणा करी गई है। वहां की संस्कृत वैसे दूसरी आधिकारिक भाषा है, पहली वाली हिंदी है। कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो भारतीय महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से 9 रन से हार गई थी। 9 रन से हार गई थी, किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम से पहली बार हुआ था जब कॉमनवेल्थ गेम में महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हो रहा है? बर्मिंघम में हुआ। ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम से भारतीय टीम जो है हार गई। हरमनप्रीत कौर ये दिख रही है, ये कैप्टन थी, कैप्टनसी इन्होंने करी। ठीक है। और फाइनल में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन भी किया इन्होंने। ओके, तो बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में फाइनल हुआ। 161 का स्कोर बनाया था टोटल ऑस्ट्रेलिया ने, भारत 152 ही बना पाई थी। अगला, अमेरिका ने अल कायदा प्रमुख आयमान अल जवाहिरी को मारने के लिए किस मिसाइल का उपयोग किया? तो ये भी चर्चे में रहा था क्वेश्चन दोस्तों। अमेरिका ने अभी हाल ही में अपना हेल फायर R9X मिसाइल का यूज किया था अल कायदा के पूर्व प्रमुख आयमान अल जवाहिरी को मारने के लिए। तो हेल फायर R9X ये एक ब्लेड मिसाइल है। ब्लेड मिसाइल क्या होती है कि मतलब इसमें बारूद, गोला बारूद नहीं होगा, आवाज़ नहीं करेगी, ये जाएगी और ब्लेड से काट देगी। ठीक है। और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ इस प्रकार से होती है हेल फायर। ओके, तो जवाहिरी को मार गिराया अमेरिका ने। जवाहिरी कौन था आपको बता दें, ओसामा बिन लादेन का दोस्त था, समझ लो एक प्रकार से। ओसामा बिन लादेन के बाद उत्तराधिकारी था ये, और इन लोगों ने मिल करके 9/11 वाला जो हुआ था अटैक, उसको अंजाम दिया था। ठीक है ना। तो हेल फायर X मिसाइल के बारे में अगर पूछा जाए, 9X मिसाइल के बारे में, तो इसे निंजा बम भी कहा जाता है, फ्लाइंग जिंसू भी कहा जाता है।
कारण यही है कि आवाज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और निंजा भी जो होते हैं आवाज़ करते नहीं, जानते हो आप। ये दीवारों तक को, इमारतों, कारों की छतों, इन सबको काट करके जाकर अपना अटैक करते हैं। ऐसा यूज तब किया जाता है हथियार जब किसी एक बंदे को मारना हो और उसके बगल वाले को चोट ना पहुंचाना हो, तब, ठीक है। क्योंकि विस्फोट होगा तो भाई कहीं ना कहीं बगल वाला भी घायल होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, बगल वाले को खरोच तक नहीं आएगी और वो बंदा मारा जाएगा। अगला, भारतीय सेना ने उपग्रह आधारित प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए कौन सा अभ्यास शुरू किया? तो भारतीय सेना ने दोस्तों अभी स्काईलाइट नाम से एक परीक्षण किया, जहां पर सैटेलाइट का मतलब मिलिट्री ड्रिल करते समय सैटेलाइट्स का कैसे यूज किया जाए, सैटेलाइट बेस्ड जो भी सिस्टम्स होंगे उनका कैसे उपयोग किया जाए, सैटेलाइट की मदद कैसे ली जाए, इसके लिए ये एक्सरसाइज था स्काईलाइट नाम का, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आप देख पाएंगे। तो ये चाइना के और भारत के बॉर्डर के पास में अभ्यास किया गया। कुछ प्रमुख अभ्यास हुए हैं, उनको रिवाइज करेंगे। युद्ध अभ्यास हुआ भारत और अमेरिका के बीच में, नाम ही इसका युद्ध अभ्यास था। पिच ब्लैक हुआ, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिलीपींस सभी शामिल थे इसमें। विनबैक्स हुआ भारत और वियतनाम के बीच में, हरियाणा में हुआ। अल नजाह 4 ये भारत और ओमान के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम्पैक जो हुआ ये यूएई और इंडियन नेवी के बीच में हुआ, पर्ल हार्बर, यूएसए में, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के बीच में ही हुआ और भारतीय नौसेना के बीच में पर्ल हार्बर में हुआ। और MPX यानी कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये भारत और जापान के बीच में हुआ। भारत जापान के बीच में जिमैक्स भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों, हाल ही में खेल की वैश्विक संचालन संस्था फाइड का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फाइड के दोस्तों वोटिंग हुई दोबारा से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। उपाध्यक्ष चुने गए हैं विश्वनाथन आनंद, ये भारतीय हैं और आप सबको पता है कि पहले खेल रत्न पुरस्कार विजेता और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। तो इनको बनाया गया है फाइड का वाइस प्रेसिडेंट या कहें डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। जो प्रेसिडेंट थे वो अभी भी हैं, कौन थे? आर्कडी डोबार्कोविच, ये पहले थे, अभी भी ये कंटिन्यू रहेंगे। एक चीज और फाइड से याद आया, क्योंकि ये शतरंज से संबंधित है, तो शतरंज ओलंपियाड आपको पता होगा कहाँ पर खेला गया? चेन्नई में हुआ आयोजित। पहली बार शतरंज ओलंपियाड हुआ था भारत में, और पहली बार इसमें मसाल रिले की भी शुरुआत हुई। मसाल आप देख पाओगे ये है, तो मसाल रिले की भी इस बार पहली बार शुरुआत हुई इस वाले में, ठीक है, शतरंज के ओलंपियाड में। 44वां ये संस्करण था शतरंज ओलंपियाड का, ये चेन्नई में आयोजित किया गया, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला, अभी आगे हम लोग उस पर भी बात करेंगे। इसरो का कौन सा रॉकेट मिशन फेल हो गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चे में रहा था। इसरो ने अभी रिसेंटली एक मिशन किया अपना SSLV का टेस्टिंग किया, SSLV D1 का। अब SSLV का मतलब हुआ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है? देखिए भारत के पास क्या है, GSLV है और PSLV है। तो GSLV होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जब हमको पृथ्वी के सिंक्रोनस में ऐसा, जो पृथ्वी का जो सिंक्रोनस कक्षा है 36,000 किलोमीटर की, उसमें अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करना होता है तो ये करते हैं हम लोग, जैसे हमारी पृथ्वी है ये ना, तो इसके अगर गोल गोल पर चक्कर लगाना है तो ये करते हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जब हम लोग को पोलर में कुछ लॉन्च करना होता है जो ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है सैटेलाइट, ठीक है ना, पोलर में, तो PSLV का यूज करते हैं हम लोग। लेकिन अब इन दोनों में क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है इस दोनों को लॉन्च करने में, तैयार करने में। इस वजह से भारत चाह रहा था ना कि एक SSLV बन जाता जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता, जो छोटा ही होता और सैटेलाइट को जब मन हो तब लॉन्च कर दिया जाता, ठीक है, और 48 से 72 घंटों में तैयार हो जाता। तो ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए टेस्टिंग करी गई थी, लेकिन फिलहाल फेल हो गई है। कोई बात नहीं, पहली बार में सफलता किसी को नहीं मिलती है, तो अगला आई होप जो है सफल होगा इसरो। SSLV D1 आप याद रखेंगे। आगे अच्छा, बाकी बेसिक चीज़ आप यहाँ पर आर्टिकल वगैरह पढ़ ही लेंगे, बाकी चीज़ें मैं आपको समझा ही दिया हूँ। इस बार अगर पूछा जाए कि यहाँ पर हाँ 2 सैटेलाइट लेकर जा रहा था EOS 02 और आज़ादी सैट, तो फिलहाल के लिए फेल हो गया। 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 ग्रामीण सरकारी स्कूलों के 750 छात्रा छात्राओं ने मिलकर के आज़ादी सैट बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसरो किन किन वजहों से चर्चे में रहा अभी तक? तो इसरो जो है ये उपग्रह प्रक्षेपण से 27.9 करोड़ कमाया हुआ है, ये एक रिपोर्ट आई थी, इस वजह से चर्चे में था। त्रिपुरा में इसने स्पेस ऑन व्हील लॉन्च किया था, और कॉफी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया गया है। दोस्तों आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स देने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबी जा सकती है, लेकिन आपसे सपोर्ट चाहूँगा। आप प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद 10 शेयर जरूर करेंगे ईमानदारी से, मतलब आपने यहाँ पर फ्री में कंटेंट पाया हुआ है तो 10 शेयर तो बनता है, और 1 लाइक करेंगे, ठीक है, 1 से ज़्यादा लाइक मत करना, 1 लाइक करना सिर्फ
ठीक है, और 10 शेयर कर देना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। देखो आप लोग के लिए कंटेंट तैयार कराया जाता है, आप लोग से पैसा कभी नहीं मांगते इन सब चीज़ों के लिए, तो फिर आपको इतना समझना चाहिए। ठीक है, फिलहाल वर्ष 2022 में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में होगा? ये होगा दोस्तों गुजरात में, 12वां संस्करण। ठीक है, अब डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण फाइनली कई वर्षों के बाद होने जा रहा है और ये गुजरात के गांधीनगर में होगा। डिफेंस एक्सपो है क्या बेसिकली? डिफेंस एक्सपो में देखो भारत में जो भी डिफेंस फोर्सेज जो नया कर रहे हैं, आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या है, वो सब एक प्रकार से प्रदर्शनी होती है उन लोग की। ठीक है, जैसे कि पिछली बार में हम लोग को पता चला था कि ब्रह्मोस 2 आ रहा है। ब्रह्मोस 2 जो होगा वो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। उसको ना मतलब समझ लो आसपास के देशों को डराने के लिए किया जाता है और ये अब हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तानियों की हवा टाइट करने के लिए। तो फिलहाल गुजरात जो है ये लॉन्च करेगा डिफेंस एक्सपो, इस बार गुजरात में होगा। और पहले तो ये दिल्ली में ही हुआ करता था 2014 तक, लेकिन उसके बाद फिर कई और जगहों पर यहाँ पर इधर उधर होने लगा, जैसे कि लास्ट वाला 2020 वाला लखनऊ में हुआ था, फिर गोवा में हुआ था, उसके पहले चेन्नई में हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो देखो भैया, जब भी पहला पहले आ जाए तो समझ लो इंपॉर्टेंट है, और खास करके अगर पहली महिला बन जाए तो समझ लो सुपर इंपॉर्टेंट हो गया। तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? वो बन गए हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लीजिए, एन कलाई सेल्वी ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग इज ए हैबिट फॉर CSIR फर्स्ट विमेन डायरेक्टर, पहली महिला डायरेक्टर बनी है। साइंटिस्ट हैं ये। ठीक है, और 38 अनुसंधान संस्थानों का एक संघ है CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो शेखर सी मंडे जी की जगह पर आई हैं। शेखर सी मंडे जी दोस्तों एक बार कार्यकाल इनका बढ़ाया भी गया था और नाम इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं। पहली महिला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इनका रिवीजन करा देते हैं, रिवीजन बहुत जरूरी है। K2 फतह करने वाली वसीफा नाजरीन बनी थी पहली बांग्लादेशी महिला कैप्टन। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी। कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति। रितु खंडूरी उत्तराखंड की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर। कैटलिन नोवाक का नाम आप याद रखेंगे, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है रिसेंटली। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। केतनजी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। भारत को भी महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने वाला है, 2027 में मिलेगा, जस्टिस बीबी नागरत्ना के रूप में, और आयशा मलिक के रूप में 2030 में मिलेगा पाकिस्तान को भी उनका पहला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। प्राजक्ता कोहली को UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया गया। सारा गिल जो है ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। माया एंजेलो अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। जानवी डंगोटी ये नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष प्रोग्राम में इसको सफल पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितना मेडल जीता? तो देखो कॉमनवेल्थ गेम आ ही गया फाइनली। वैसे तो मैंने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ गेम पर वीडियो बनी है, उसको अगर देखोगे तो और ज्यादा नॉलेज पाओगे, आसपास की जानकारियां पाओगे। फिलहाल यहाँ पर बात कर लेंगे कॉमनवेल्थ गेम में दोस्तों भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं। 61 मेडल के साथ भारत चौथे पायदान पे रहा। अब एक इन 61 मेडल में दोस्तों 22 तो गोल्ड आए हैं भारत को, 22 गोल्ड आया है, 16 सिल्वर आया है और बाकी जो 23 बचा है ये है ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 61 मेडल है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा मेडल अगर पूछा जाए तो कुश्ती में आया है, 6 गोल्ड आया है और प्लस 6 सिल्वर आया है। टोटल 12 मेडल तो रेसलिंग से आए हुए हैं भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाएंगे आप। और मेरा भाई चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में सबसे पहला स्वर्ण पदक दिलाया भारत को। आयोजन कहाँ हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, चलो अच्छा 2018 वाले में भारत ने 66 मेडल जीते थे, लेकिन वो शूटिंग के साथ था। शूटिंग में एक्चुअली में इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्लेयर है समझ लो एक प्रकार से। इन सब के बारे में मैं आपको बता ही रहा हूँ, बताया ही करता हूँ। ऑफर जो है खत्म हो चुका है, आज़ादी फेस्टिवल भी खत्म हो चुका है, आगे बढ़ जाते हैं। 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? 10 अगस्त को दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है। तो वो दोनों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट। थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, कारण ये है कि रिविजन पॉइंट्स इस बार बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वीडियो बहुत लंबी न जाए इस वजह से। ठीक है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, बायोफ्यूल के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, प्राकृतिक गैस के बारे में, जैव ईंधन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, थीम इस बार की है प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। 10 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सर रुडोल्फ डीजल का जन्म हुआ था और डीजल की खोज इन्होंने की थी। अगला विश्व शेर दिवस की बात कर लेते हैं। 10 अगस्त को ये भी मनाया जाता है, 2013 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, बाघ दिवस पूछा जाए तो 29 जुलाई बताएंगे, शेर दिवस पूछा जाए तो आप बताएंगे 10 अगस्त। इसके अलावा हाथी दिवस पूछा जाए तो 12 अगस्त बताएंगे, 12 अगस्त बताएंगे
हाथी दिवस, ठीक है ना, हाथी दिवस। ओके, चलो आगे देखते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो दोस्तों सुनील छेत्री को चुना गया है पुरुषों के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ द ईयर का खिताब, ठीक है। अब देखो फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरुष में ये चुने गए हैं, महिलाओं में मनीषा कल्याण चुनी गई। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आप लगा देंगे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज अभी आ रही है, ये तो यहाँ पर मंथली में नहीं कवर कराऊंगा, लेकिन अभी अगले वाले पार्ट में हो सकता है कवर कराऊं। फीफा ने ना AIFF को निलंबित कर दिया है, बैन कर दिया है, एक प्रकार से सस्पेंड कर दिया है फीफा ने। फीफा आप जानते हो, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, उसने बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कुछ आरोप लगा करके। तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल सुनील छेत्री, मनीष कल्याण दोबारा से यहाँ पे चुने गए हैं। सुनील छेत्री की बात करें तो आदत ही पड़ गई है, 7वीं बार ये सम्मानित किए गए हैं फुटबॉलर ऑफ द ईयर। और मनीषा कल्याण जो है इनका पहला है, पहली बार महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुनी गई। क्लियर है। अगला, किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों सेरेना विलियम्स, जो कि टेनिस की एक समझ लो कि बहुत बड़ी लीजेंड खिलाड़ी थी, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कहाँ की थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। सेरेना विलियम्स दोस्तों समझ लो कि एक टेनिस का एक युग खत्म हो गया, टेनिस का एक युग था समझो इनका, सेरेना विलियम्स का। 23 ग्रैंड स्लैम जीती हुई, 23 ग्रैंड स्लैम, ठीक है, सिंगल्स में। और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी हुई है, लेकिन अभी तुरंत नहीं लेंगे, यूएस ओपन खेलने के बाद लेंगे। यूएस ओपन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही होगा, तो यूएस की हैं भी ये, तो इनका होम ग्राउंड होगा। उसके बाद फिर काफ़ी वोट बटोरेंगे। आगे देखते हैं। फिलहाल अगर चुनाव लड़ जाती तो जीत ही जाती उस टाइम पर, भारत अगर होता तो। फिलहाल 23 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता है ये, और इस बार के ग्रैंड स्लैम की भी वीडियो आपको मिली गई, आप सर्च कर लीजिएगा। जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आए कि इसकी वीडियो होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका टाइटल लिखो, आगे लिख दो MZT एजुकेशन, और आप यकीन मानो 99% बार आपको ऐसा होगा कि उसकी वीडियो मिलेगी जरूर। अगला, यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों रामाधार सिंह। यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक बन गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। बिहार के हैं भैया, एक बिहारी सब पर भारी, तो बिहार के हैं और इनको शामिल किया गया है, ठीक है। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में है, प्रोफेसर हैं, तो भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं। अगला, जेम्स मारेप किस देश के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने? जेम्स मारेप ये पापुआ न्यू गिनी के दोस्तों दोबारा से बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर आप देख लीजिए, पापुआ न्यू गिनी के बारे में अगर बात करें तो आप ऑस्ट्रेलिया तो देखी ही होगी, ऑस्ट्रेलिया याद ही होगा मैप में कहाँ पर है, उसी के ऊपर जो है ये मिल जाएगा आपको, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी होता है, मुद्रा होती है किना। वैसे डेली करंट अफेयर वाली जो वीडियो होती है उसमें मैं आपको वर्ल्ड मैप से दिखाता ही हूँ सब। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है नीतीश कुमार ने। मतलब इनको जैसे शपथ लेते लेते बड़ा आराम से कुछ पता ही हो गया, याद ही हो गया होगा। 8वीं बार शपथ ली है, सोचो 7 बार ये इससे पहले रह चुके हैं सीएम, 8वीं बार अब इनका कार्यकाल शुरू हुआ। अभी क्या इससे पहले कोई और था? नहीं, यही थे। इन्होंने इस्तीफा दिया पहले। इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि एनडीए से इन्होंने अपना अलायंस तोड़ दिया, ठीक है। बीजेपी से, एनडीए से इन्होंने अब गठबंधन तोड़ दिया, और उसके बाद गठबंधन कर लिया इन्होंने आरजेडी से। किससे? आरजेडी से। अब आरजेडी पार्टी से गठबंधन कर लिया, और उसके पार्टी के जो इस समय अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, ये क्या हुआ कि ये डिप्टी सीएम का पद ग्रहण कर लिए, शपथ ग्रहण कर लिए, ठीक है। तो ये सीएम और ये डिप्टी सीएम। आगे बढ़ते हैं, सेम चीजें हैं, यही है तेजस्वी यादव, देख लो इनको। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाज योजना शुरू करी गई? दोस्तों परवाज योजना जम्मू कश्मीर के लिए शुरू किया गया है, यहाँ की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए। अब देखो इससे होगा क्या, परवाज स्कीम जो है ना, इससे एक से जो वहाँ के जो खेती करने वाले जो किसान हैं, जो ऐसे फसलों की खेती करते हैं जो 24 घंटे 48 घंटे में खराब हो सकती हैं, जैसे कि आप मान लो कोई ऐसा सब्जियां हुआ, फल हुआ, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को मार्केट देने के लिए यहाँ पर एयर कार्गो के माध्यम से इनको मार्केट तक पहुँचाने के लिए एक सुविधा लाई गई है, ठीक है। तो परवाज योजना के तहत लाई गई। समझो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि टमाटर की खेती हो रही हो, टमाटर अगर आप तोड़वा लेते हो तो जल्द 1-2 दिन में नहीं बिका तो खराब हो जाएगा। तो फिर ऐसे में उन टमाटर को अगर ऐसा हो कि एयर कार्गो के माध्यम से, कि मार्केट वहाँ पर तो उतना ज़्यादा मार्केट होगी नहीं, यूपी में, बिहार में ला दिया जाए, तो फिर यहाँ पर मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर बिक जाएगा।
इसीलिए तो वहाँ के किसानों का फायदा हो जाएगा, घाटा नहीं होगा। और कुछ योजनाएं मैं कवर करा दिया हूँ, आगे बढ़ते हैं। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? वो बन गए हैं उदय उमेश ललित जी। जस्टिस उदय उमेश ललित ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। एनवी रमना जी की जगह पर आएंगे। एनवी रमना जी 48वें थे और इन्होंने ही इनका नाम रिकमेंड किया। इनसे पहले 47वें कौन थे? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी। 46वें कौन थे? 46वें थे कौन? रंजन गोगोई जी। 45वें कौन थे? 45वें थे दीपक मिश्रा। अगला सेम चीज है ये सब। अच्छा, चीफ जस्टिस के बारे में अनुच्छेद पूछा जाता है बहुत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 124, ठीक है। पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। कौन थे? हरिलाल जे कानिया। अगला, हाल ही में कहा कि आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों, तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे दलाई लामा है ये, ठीक है। अच्छा, दलाई लामा जो होता है ना, वो आध्यात्मिक गुरु होता है, किसी का नाम नहीं है दलाई लामा, ये कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब अभी दलाई लामा ये हैं, आगे चल करके कोई और होगा दलाई लामा, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। वो धार्मिक गुरु होते हैं वहाँ के। तो उनको अभी हाल ही में डिपाल आर नगाम दस्तोन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला, राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप हुआ, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप हुआ, और इसमें भवानी देवी ने दोस्तों गोल्ड जीत लिया है। भवानी देवी आपको याद होगा, वही नाम है जो मैंने आपको ओलंपिक में याद करवाया था, ठीक है, ओलंपिक में याद करवाया था दुर्गा भवानी के नाम से। ओलंपिक में ये किसी मैच को जीतने वाली पहली भारतीय फेंसर बनी थी। फेंसर बोले तो तलवारबाज। तो फाइनली वहां पर कोई मेडल तो नहीं जीत पाई थी, लेकिन कोई मैच जीती थी। यहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीत लिया है, ठीक है, गोल्ड जीता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने जीता हुआ है, किसको हरा करके जीता है? ऑस्ट्रेलिया की वेरोनिका वासिलोवा को। अगला, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी दोस्त मनाया जाता है 12 अगस्त को ही, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। युवा दिवस अगर पूछा जाए राष्ट्रीय वाला तो 12 जनवरी आप बताएंगे, 12 जनवरी राष्ट्रीय वाला, ठीक है, और 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय वाला। इसकी इस बार की थीम क्या है? इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ओके, आगे 44वीं शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता? तो देखो 44वां शतरंज ओलंपियाड आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया भारत में आयोजित हुआ था। भारत में कहाँ पर? चेन्नई में आयोजित हुआ था पहली बार, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड पूछा किसने जीता? तो गोल्ड जीता दोस्तों उज्बेकिस्तान की टीम ने। भारत ने क्या जीता? भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, उज्बेकिस्तान यूक्रेन विन गोल्ड। महिलाओं वाला यूक्रेन ने जीता गोल्ड और पुरुषों वाला उज्बेकिस्तान ने जीता गोल्ड, ठीक है। तो भारत की दो टीम जो है कांस्य पदक जीती है, जैसे कि पुरुष वाली और महिला वाली। पुरुष वाले में बी टीम जीती थी और महिला वाले में ए टीम जीती थी, ठीक है। चलो, और बाकी चीजें यहाँ पर देखो कि महिलाओं में अगर देखा जाए तो यूक्रेन ने गोल्ड जीता, जॉर्जिया ने सिल्वर जीता, भारत ने ब्रॉन्ज जीता। यहाँ पर देखेंगे तो उज्बेकिस्तान ने गोल्ड जीता, आर्मेनिया ने सिल्वर जीता और भारत ने ब्रॉन्ज जीता। चेन्नई में हुआ 28 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में और फाइट के द्वारा आयोजित किया गया। आगे 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? वो बन गए हैं किरण पोलार्ड। 600 टी20 मैच खेल लिए। किरण पोलार्ड दोस्तों कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं, ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे, किरण पोलार्ड। और अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के भी मार दिए थे। तो किरण पोलार्ड जो हैं ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं 600 टी20 मैच खेलने वाले, ठीक है ना। 31.34 के औसत से 11,723 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मैक्सिकन राष्ट्रपति द्वारा विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा गया, इसमें किसकी अध्यक्षता की बात करी गई? दोस्तों, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग की गठन की बात करी। इन्होंने कहा कि एक विश्व शांति आयोग होना चाहिए दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए। देख रहे हो आप, जगह जगह युद्ध छिड़ रहा है, ठीक है ना, विवाद चल ही रहा है। आप देखो, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे आप चाइना ताइवान हो, और भी ऐसे लगे ही रहते हैं मामले। तो यहाँ पर इन्होंने कहा मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने कि पॉप फ्रांसिस, नरेंद्र मोदी और एंटोनियो गुटरेस, इन तीनों के अध्यक्षता वाला एक ऐसा विश्व शांति आयोग स्थापित किया जाए यूएनओ के द्वारा, जहां पर जिनका उद्देश्य है दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए लोगों से कहना, क्योंकि इन तीनों की बात लोग मानेंगे। तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने ये बात रखी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इन तीनों में से एक शामिल हैं, ठीक है ना। तो एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जो हैं मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इसकी घोषणा करी है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत किस स्थान पे है?
तो डिजिटल करेंसी के स्वामित्व के मामले में भारत है 7वें स्थान पर। डिजिटल करेंसी ओनरशिप का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो बिटकॉइन या इथर कॉइन या कोई भी डिजिटल करेंसी अपने पास रखते हैं, उसको ओन करते हैं, तो उस मामले में भारत 7वें स्थान पर है। टॉप पर ऑब्वियस सी बात है यूएसए ही रहेगा, अमेरिका टॉप पर है, और फिलहाल इंडिया ने यूके और ऑस्ट्रेलिया को पीछे कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7.3% भारतीयों के पास किसी न किसी रूप में डिजिटल मुद्रा का स्वामित्व 2021 में था। अगला, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ? तो ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, उदार शक्ति। ठीक है ना, याद रखेंगे आप, उदार शक्ति अभ्यास द्विपक्षीय अभ्यास है। ये इंडियन एयरफोर्स और मलेशिया एयरफोर्स के बीच में हुआ बायलैटरल एक एक्सरसाइज था। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI और C-17 विमानों को भेजा वहां पर, और ये आयोजित हुआ। क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं। अच्छा, वैसे अगर मलेशिया की बात करेंगे तो कुआलालंपुर इसकी कैपिटल होती है, मलेशियाई रिंगिट यहाँ की करेंसी होती है। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, विवेक राम चौधरी जी यहाँ के अध्यक्ष हैं। निम्न में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों अभी हाल ही में शशि थरूर जी को, जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे इंडिया टुडे का। कांग्रेस MP शशि थरूर हैज रिसीव फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द लीजन ऑफ ऑनर। ओके, द लीजन ऑफ ऑनर ये पाए हुए हैं, जिसे पूरा नाम कहा जाता है सेवेलियर डी ला लीजियन दो होनूर। ठीक है, तो ये पाए। शशि थरूर की कुछ पुस्तकें भी हैं जो प्रमुख है, बहुत फेमस है। एन एरा ऑफ डार्कनेस कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, व्हाई आई एम ए हिंदू, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये सभी जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई कौन बनी? तो लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली साउथ एशियन विमेन बन गई हैं दोस्तों मरीना तबस्सुम। मरीना तबस्सुम एक्चुअली में है बांग्लादेश की, बांग्लादेशी ये आर्किटेक्ट हैं और ये बन गए हैं पहली साउथ एशियन तो ये जीतने वाली लिस्बन ट्राइनियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली बांग्लादेशी वास्तुकार है। ठीक है, ढाका में बैत-उर-रौफ मंदिर का डिजाइन आर्किटेक्चरिंग इन्होंने ही किया था और ये बहुत फेमस इनके काम है। महिला IPL का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? ये दोस्तों मार्च 2023 में होगा। तैयार रहिए फर्स्ट विमेन IPL देखने के लिए। मार्च 2023 से शुरू होगा महिलाओं का पहला IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। किसको देखते हुए? देखिए अनाउंस किया गया कॉमनवेल्थ में महिलाओं के प्रदर्शन को देखते हुए। कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल हम लोगों ने जीता, पहला कॉमनवेल्थ था और पहले वाले में ही सिल्वर तक पहुंच गई हमारी टीम। ठीक है, तो इसको देखते हुए BCCI ने घोषणा कर दी है। BCCI बोल तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और जिन्होंने इसकी घोषणा करी है। फिलहाल इस बार तो 5 ही टीम खेलेगी। पुरुष वाले IPL में बात करें तो 10 टीमें खेल रही हैं। धीरे धीरे जब जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, अच्छे प्लेयर्स मिलने लगेंगे तो टीम की संख्या बढ़ेगी। आगे, निम्न में से कौन सा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया? तो 12 अगस्त से देखिए बहुत सारे दिवस आ गए। एक तो 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस, एक तो 12 अगस्त को ही दोस्तों विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, और एक 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी तो मैंने आपको बताया था वो भी मनाया जाता है। तो तीनों दिवस आप याद रखेंगे। यहाँ फिलहाल विश्व संस्कृत दिवस की हम लोग बात करेंगे। संस्कृत लैंग्वेज आप जानते हो, सभी लैंग्वेज की ये जननी है। वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। भगवान की भाषा देववाणी कहा जाता है संस्कृत को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट को क्या नाम दिया? WHO ने दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मंकी पॉक्स को तो अपना ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। अब इन्होंने इसके वेरिएंट का नाम बदलना शुरू कर दिया है, जैसे कि कोविड में कर रहे थे। नए वेरिएंट ये गिनाना शुरू करते हैं, डराना शुरू करते हैं लोगों को। ये बताए हैं कि क्लाडेस 1, क्लाडेस सेकंड डी, ये 3 नए वेरिएंट अभी सामने आए हैं। किसके? मंकी पॉक्स के। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। मंकी पॉक्स का पहला केस अगर पूछा जाए भारत में कहां पर मिला तो आप बता देंगे केरल में। ठीक है ना। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किया? सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी, इसका मतलब क्या हुआ? पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह है कि दोस्तों एक ऐसी लालटेन जो सेलाइन वाटर से चलेगी, जो समुद्री पानी से चलेगी। ठीक है, LED इसका जो होगा वो समुद्री पानी से ही जलेगा, तो जिससे वहां पर फ्यूल भी अगर खत्म हो जाता है या कुछ होता है बीच समुद्र में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पर बात आता है क्वेश्चन कि किस केंद्रीय मंत्री ने इसे लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने प्रकार में पहला ये सेलाइन वाटर लालटेन है। ठीक है ना, रोशनी नाम है इसका, याद रखिएगा।
क्लियर। तो ये तो था दोस्तों अभी तक 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। लास्ट में जाते जाते आपको अगस्त महीने के अब तक आए महत्वपूर्ण दिवस पर छोड़े जा रहा हूं, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है ना। 13 अगस्त तक है विश्व अंगदान दिवस, उसके बाद 14 अगस्त को याद रखिएगा विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया, और 15 अगस्त को दोस्तों मनाया गया भारत की आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस। याद रखना है आपको, 75 वर्ष हमने पूरा किया है, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस 76वां मनाया है। क्लियर है। तो ये तो थी वीडियो, कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें बताएंगे। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी बिल्कुल फ्री में। एमजेटी ऐप जाइए, डाउनलोड कीजिए, वहां पर मिलेगी। अच्छा, ई बुक भी आपको यहाँ दी जाती है, बेस्ट ई बुक, आपको हर एक चीज डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और रीड में प्रैक्टिस से ये प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में। आप जाइए, इसका फायदा उठाइए, एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर भी वीडियो की पीडीएफ वगैरह भेजी जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।